वक्फ बोर्ड का जो कानून नया अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल, संशोधन हुआ, उसको काला बताया है। बिल्कुल। काला क्यों बताया है? इसमें बताओ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो साफ-साफ शब्दों में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए, जितने भी सरकार के वादे होते हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, लेकिन वो बाद में काले हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कानून भी सफ़ेद है, तो इसको काला कर देंगे। इनके पास काला रंग है डालने के, इनके जो जुमले होते हैं ना, ये जुमले से सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं, ये अपने वादे के साथ कभी नहीं टिक पाते। ये स अच्छा, ये बताओ नाम क्या है आपका? मेरा नाम चौधरी नदीम आज़ाद। नदीम जी, आप ये बताओ, आपको क्या डर लग रहा है, ये जो अब कानून में संशोधन हुआ है, ये आगे क्या क्या कर देंगे इसमें? देखिए, पहली तो बात मैं डरता किसी से नहीं हूँ क्योंकि मेरा भारत का संविधान मुझे अपनी रक्षा करने के लिए पूरा अधिकार देता है और मेरा संविधान हर एक नागरिक को ये बोलता है कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम कलम को पकड़ो, लट आप कमज़ोर हो जाएँगे। तो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, डरता हूँ उससे हूँ अच्छा, ये जिस बताओ फिर इस कानून का आने वाले समय में क्या असर होगा? क्या आप लोग बोल रहे हो कि काला है, कैसे समाज के ऊपर ये गलत प्रभाव डालेगा? देखिए वक़्त में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, ठीक है, ये सरकार का अपना काम है, वो जो चाहती है, जिस तरह उसकी राजनीति चलती है, वो उस हिसाब से उस काम को करती है। अब हम ये समझे कि जैसे हमारा बोर्ड है, इसी तरीके से सिखों का भी बोर्ड है, इसी तरह बहुत सारे मंदिरों के भी ट्रस्ट हैं, बोर्ड हैं, उनमें भी अगर ह कुछ न कुछ कमियाँ ख़ामियाँ सब बोर्डों में होती है। रही बात कि हमारे बोर्ड में बहुत सारी ख़ामियाँ थी। सबसे मेन बात ये थी कि जब सरकार ने जेपीसी को इस बिल को भेजा, तो जेपीसी के अंदर जितने मेंबर थे, सिवाय जो उनकी पार्टी या उनके समर्थक थे, उनकी राय तो मान ली गई। लेकिन इसके अलावा जो विपक्ष जितने लोगों ने जो राय दी, सरकार ने उस राय को क्यों नहीं माना? सबसे बड़ा सवाल ये है। हमने सबसे बड़ा ऐतराज़ ये है, हम ये चलो अमेंडमेंट कर दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को जेपीसी में शामिल किया गया, उन्होंने खुद ही जा कर के स्पीकर साहब को ये बताया कि भाई जो हमने राय दी थी, हमारी राय को रिजेक्ट किया गया। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या पता उनमें से कुछ विपक्ष की भी राय मान ली गई हो, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को राजनीति करने के लिए ऑन कैमरा लोकसभा के अंदर ये बोल दिया गया हो कि हम हमारी जो जेपीसी के अंदर जो हमने बोला था वो चीजें नहीं मानी है। क्या पता वो दोनों आपस की राजनीति कर रहे हो और आप लोग उसमें पिस रहे हो। नहीं, नहीं, देखो बात ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो ऑन कैमरा कुछ कहे या वो कुछ कहे, उन्होंने लिखित रूप में ओम बिरला साहब को पूरे देश में वक्फ बोर्ड के जो बिल में संशोधन हुआ है उसको लेकर चर्चाएं चल रही है और इसी को लेकर अभी हम पानीपत के गड़ी बेसक गांव में भी हम पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस कानून के ऊपर राय रखेंगे। बिल आ चुका है। पहली तो मैं गाँव गढ़ी बेसक का रहने वाला हूँ। ये काम जो आज मैं कर रहा हूँ आपके सामने बोलने का या फिर ये बड़े लोग ये मेरे भाई लोग कर रहे हैं, ये काम होता है गाँव के ज़िम्मेदारान लोगों का। बुलाने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, क्योंकि वो जब गाँव के ज़िम्मेदारान लोग बन जाते हैं, मोतबर लोग बन जाते हैं, वो थाने पुलिस के मसले में तो जल्दी से घुस जाते हैं। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर काले कानून लाए जाते हैं तो उनकी आवाज़ खामोश क्यों रहती है? पहला तो सवाल मेरा उन लोगों से है, जो हम लोगों के वोट लेकर चुपचाप बैठ जाते हैं और हमारे काम फिर वो कागज़ पर छपे गांधी के ज़रिए करते हैं। यानी कि उसमें कोई अपने ऊपर एहसानमंद नहीं मानते कि हम लोगों ने, हमारे बड़ों ने इनसे वोट देकर इनको सत्ता की चाबी सँभालने का काम किया है। पहली तो बात मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि जो गाँव के ज़िम्मेदारान लोग, आप उनके पास जाओ, उनसे पता करो, अब पता लग जाएगा उनको मुसलमानों से कितनी मोहब्बत है या फिर देश की पॉलिटिकल पार्टी से कितनी मोहब्बत है। क्योंकि हम इंसान हैं, मुसलमान तो है ही लेकिन इंसान सभी है। हर इंसान की आस्था को ठेस है, क्या दूसरे रिलीजन के लोग, गैर मुस्लिम जो हिंदू भाई है, सिख भाई है, वे भी तो इंसान है, वो मुसलमान नहीं। धार्मिक तरीके से वो मुसलमान नहीं, लेकिन वो इंसानियत होने के नाते वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वक़्फ़ बोर्ड अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करवाने के लिए खड़े हैं। तो गाँव के ज़िम्मेदारान लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आपको इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और हम मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा करके, संगठित करके, जहाँ जिस तरीके से आप रैलियों में ले जाकर के 5-5 रुपए की फ्री में टोपियाँ पहनाते हो, वहाँ ले जाकर के मुसलमानों की तादाद दिखाने के लिए कि मुसलमान यहाँ पे रैलियों में आया, तो आज लेकर के जाओ मुसलमानों को कि मुसलमान इस काले कानून को रिजेक्ट करवाना आप चाहते हैं। अभी 2 से 3 मिनट के अंदर आपने इस
जो वक्फ बोर्ड का जो कानून नया अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ, उसको काला बताया है। काला क्यों बताया है? इसमें बताओ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो साफ-साफ शब्दों में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए, जितने भी सरकार के वादे होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, लेकिन वो बाद में काले हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कानून भी सफ़ेद है, तो इसको काला कर देंगे। इनके पास काला रंग है डालने के, इनके जो जुमले होते हैं ना, ये जुमले से सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं, ये अपने वादे के साथ कभी नहीं टिक पाते। ये स अच्छा ये बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम चौधरी नदीम आज़ाद। नदीम जी, आप ये बताओ, आपको क्या डर लग रहा है, ये जो अब कानून में संशोधन हुआ है, ये आगे क्या क्या कर देंगे इसमें? देखिए, पहली तो बात, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भारत का संविधान मुझे अपनी रक्षा करने के लिए पूरा अधिकार देता है, और मेरा संविधान हर एक नागरिक को ये बोलता है कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम कलम को पकड़ो, लट आप कमज़ोर हो जाएँगे। तो मैं डरता नहीं हूँ किसी से, डरता हूँ उससे हूँ अच्छा ये जिस बताओ, फिर इस कानून का आने वाले समय में क्या असर होगा? क्या आप लोग बोल रहे हो कि काला है, कैसे समाज के ऊपर ये गलत प्रभाव डालेगा? देखिए, ये गलत प्रभाव पड़ा हुआ है, जो संसद के अंदर विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और हम गरीब लोग, मज़लूम लोग, हमारे साथ आज हिंदू भाई भी खड़े हैं जिनकी अच्छी सोच है, और सिख लोग भी खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, और बाद में ये सरकार फिर हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचाने का काम करेगी। आप ये बताओ, संविधान को मानते हो? ये जितने गांव के जिम्मेदारान लोग हैं, इस संविधान को मानते हैं या वक्फ बिल को मानते हैं? पहले तो सवाल मेरा आपसे ये है, आर्टिकल 26 में आपकी नॉलेज में बता देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा, आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, लेकिन आर्टिकल 26 हमें अधिकार देता है कि हम अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 या संविधान क्यों बनाया गया? हम संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान हमारी रक्षा करेगा। तो हमें पूरा अधिकार संविधान देता है कि हम इस बिल को रिजेक्ट करवा के मानेंगे, और जब तक हमारे हाथों में दम है, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपने हाथों से कलम को पकड़ेंगे। और जितने लोग, आप 90% गांव में घूमो, किसी पे टाइपिंग करनी तक नहीं आती, किसी पर बोलना तक नहीं आता, आप इससे पूछो, इससे पूछो, उससे पूछो, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पढ़ाई से वंचित रखा गया है मुसलमानों को। ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई है, लेकिन अच्छी पढ़ाई में, स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, स्कूल के अंदर आज भी पूरा स्टाफ नहीं है, पूरे टीचर्स नहीं है। संस्कृति का टीचर शायद आ चुका था, लेकिन अब वो चला गया। उर्दू का टीचर्स नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अब गांव के ज़िम्मेदारान लोगों को इस पॉलिटिकल पार्टी का साथ छोड़ करके पॉलिटिकल पार्टी में रहिए आप, लेकिन जब मुसलमानों के आप अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष बन चुके हैं, और बड़े-बड़े अध्यक्ष आपने साँभ लिए हैं, तो आप मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए तो जाते हो वहाँ पे। तो अब भी साथ में चलो, अगर आप मुसलमानों के साथ हो, तो मैं तो चाहूँगा कि वक़्फ़ बोर्ड बिल रिजेक्ट होना चाहिए, और हमारे संविधान की रक्षा की जानी चाहिए, और अगर संविधान सुरक्षित है, तो वक़्फ़ बोर्ड बिल रिजेक्ट होके रहेगा। वक़्फ़ बोर्ड बिल रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। अच्छा, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? नारे बाद में लगा लेना, मैं जो बात करने आया हूँ, देखिए, देखो देखो, ये जो मैं बात करने के लिए आया हूँ, आप लोगों की राय जानने के लिए आया देखिए, मैं हूँ। बताता हूँ। नारे ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो के बाद आप कुछ भी करें, लेकिन नहीं। मैं लोगों की राय जानने के लिए आया हूँ। राय जान लूँ, उसके बाद आप कुछ करना। देखिए, हम शुरू से लेके और अब तक हम तिरंगे का मतलब तिरंगे से मोहब्बत मान सम्मान करते आए हैं, ठीक है। और आज तक हमने वफादारी की है। हम इस तिरंगे का तो हर कोई करेगा, क्योंकि देश के तिरंगे- वफादार हैं। कैसे देखते हो ये जो कानून में जो संशोधन किया है वक्फ बोर्ड के कानून के अंदर, कैसे देखते हो? देखो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप इस बारे में हमारी राय जानने के लिए आए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई एक आदमी हमारे दर्द को सुनने के लिए हमारे यहाँ पहुँचा है। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। रही ये बात कि भाई वक्त में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, ठीक है, ये सरकार का अपना काम है, वो जो चाहती है, जिस तरह उसकी राजनीति चलती है, वो उस हिसाब से उस काम को करती है। अब हम ये समझे कि जैसे हमारा बोर्ड है, इसी तरीके से सिखों का भी बोर्ड है, इसी तरह बहुत सारे मंदिरों के भी ट्रस्ट हैं, बोर्ड है, उनमें भी अगर कुछ न कुछ कमियां खामियां सब बोर्डों में होती है। रही बात कि हमारे बोर्ड में बहुत सारी खामियां थी। सबसे मेन बात ये थी कि जब सरकार ने जेपीसी को इस बिल को भेजा, तो जेपीसी के अंदर जितने मेंबर थे, सिवाय जो उनकी पार्टी या उनके समर्थक थे, उनकी राय तो मान ली गई, लेकिन इसके अलावा जो विपक्ष जितने लोगों ने जो राय दी,
सरकार ने उस राय को क्यों नहीं माना, सबसे बड़ा सवाल ये है। हमने सबसे बड़ा एतराज़ ये है, हम ये चलो अमेंडमेंट कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को जेपीसी में शामिल किया गया उन्होंने खुद जा कर के स्पीकर साहब को ये बताया कि भाई जो हमने राय दी थी हमारी राय को रिजेक्ट किया गया। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या पता उनमें से कुछ विपक्ष की भी राय मान ली गई हो, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को राजनीति करने के लिए ऑन कैमरा लोकसभा के अंदर ये बोल दिया गया हो कि हमारी जो जेपीसी के अंदर जो हमने बोला था वो चीजें नहीं मानी है। क्या पता वो दोनों आपस की राजनीति कर रहे हो और आप लोग उसमें पिस रहे हो। नहीं नहीं, देखो बात ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो ऑन कैमरा कुछ कहे या वो कुछ कहे, उन्होंने लिखित रूप में ओम बिरला साहब को जितने उन्होंने सुझाव दिए थे वो सुझाव सारे के सारे ओम बिरला साहब को बताए कि ये हमारे सुझाव थे, लेकिन जो है सरकार ने हमारे सुझाव ना मान करके अपने अपने सुझाव और अपने अपने हिसाब से इसमें अमेंडमेंट किए। हम चाहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड मजबूत हो, सशक्त हो, सब कुछ हो, लेकिन जो लोग जेपीसी में रखे गए या तो ये कि वो जेपीसी के काबिल नहीं थे इसलिए उनकी राय नहीं मानी। तो अगर अच्छा, एक लाइन में मैं पूछना चाहूंगा, अब जो बिल ये संशोधन हुआ ये ठीक हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ये अधूरा संशोधन है, अधूरा संशोधन अधूरा है, क्योंकि अगर सबकी राय लेकर के इसमें संशोधन कर दिया जाता। कमी क्या रही है वो बता दो। कमी सबसे बड़ी छोटी सी कमी बता दूं, और तो बहुत सारी कमी है। आप ये बताओ डीसी किसके तहत चलता है? और आपने सबसे पहले अभी मैं सुन रहा था ये सवाल किया कि भाई जो बोर्ड कह देता है भाई मेरी प्रॉपर्टी और बोर्ड कह देता है ये मेरी है तो वो मेरी नहीं, वो बोर्ड की रहती है, उसका कहीं केस नहीं चलता। जब बोर्ड की ये बती क्या राम मंदिर की और बाबरी मस्जिद वाली राम मंदिर वाली जो जमीन थी बोर्ड ने उसे कहा था कि मेरी है? क्यों उसका के जो एक बात दुनिया में फैलाई जा रही कि भाई जो है कोर्ट में केस चल सकता है, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था, लोअर कोर्ट में उसका केस नहीं चल सकता था। ये भ्रम फैलाया जा रहा है ना, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई कोर्ट में केस नहीं चल सकता। नहीं, कोर्ट में केस चल सकता है लेकिन लोअर कोर्ट में नहीं चल सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। डीसी क्या लोअर कोर्ट है? डीसी की क्या वो है आप ये बताओ? एक जज है, ये लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके सामने डीसी की क्या है? नहीं, वो तो अब आया ना डीसी, अब तक तो डीसी था ही नहीं इसमें। डीसी नहीं था, कम से कम हाई कोर्ट तो था। कोर्ट मेरी जमीन पर अगर मेरी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा करता कि भाई ये मेरी है तो मैं हाई कोर्ट में जा सकता था ना। हाई कोर्ट में जाकर मैं अपने डॉक्यूमेंट थोड़ा सा सरकार ने इसको थोड़ा सा और आसान कर दिया है कि जो आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिनको रास्ते नहीं पता है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो अब अपने जिला स्तर की जो अदालतें हैं वहां पे जा सकता है। हमें बता दो, अब एक आदमी 20 साल तो लड़ता 20 साल तो लड़ता जो है जिले की कोर्ट में, और 10 साल फिर वो लड़ता हाई कोर्ट में, 10 साल वो लड़ता फिर सुप्रीम कोर्ट में। इसमें दिक्कत क्या है? सारी जिंदगी निकल जाती है। इसमें दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत जानना चाह रहा सबसे बड़ी हूँ, दिक्कत- समस्या क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं बता दूं आपसे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये समझो कि जो जिले के मजिस्ट्रेट उसके डीसी साहब को पावर दी गई, ये क्यों दी गई? क्या पावर दी गई है? ये पावर दी गई कि अगर कोई आदमी एप्लीकेशन देगा उसके यहाँ उसके वो होगा, वो जांच कर सकता है, वो वो जांच- फैसला नहीं कर सकता। ऐसे देखो जांच करेगा, जो वो रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट तो वही देगा ना, या मैं दूंगा रिपोर्ट? जांच तो सही होगी ना, नहीं। या जांच के ऊपर विश्वास नहीं आप है? ये समझो, आप रोजमर्रा के केस देखो, नहीं, जांच के ऊपर विश्वास नहीं है। रोजमर्रा के केस ये देखो, बताओ, कानून के ऊपर, न्याय के ऊपर, जांच के ऊपर विश्वास नहीं डीसी है। के ऊपर क्या विश्वास करोगे आप? ये बताओ, जब वो सरकार का अधीन चलता है तो उसके ऊपर क्या विश्वास? जजों के घर से कैश निकल रहा मतलब कोर्ट में जाना बंद कर दोगे आप लोग? कि न्याय के लिए कोर्ट में नहीं जाओगे आप? है। मेरी बात सुनो, नहीं, आपने बोला कि भाई को जज के घर में कैश मिला, मैं मान गया आपकी बात, तो क्या आप फिर यदि कल को आपको किसी न्याय की जरूरत पड़ेगी तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे? ये एक बहने छोड़ दो जी आप। नहीं, आप ये बताओ मिला है या नहीं? ये सर ने बोला है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। आप ये बताओ मिला है नहीं मिला? मैं ये नहीं बोल रहा नहीं मिला, मैं ये बोल रहा हूँ कल को सुनो नहीं नहीं नहीं, आप मुद्दे को भटका रहे हो। आपने बोला कि नहीं नहीं आप हाँ ना मैं जवाब देने के लिए मैं आपको प्रतिबंधित नहीं हूँ, मैं पाबंद नहीं हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपकी बात मैंने मान ली है कि भाई एक जज के घर में कैश मिला, मैं मान लिया मैंने। अब कल को अब सुनो नहीं अब मैंने आपकी बात मानी है तो अब मेरा भी तो सवाल सुनिए। क्या कल को आपको न्याय के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा तो क्या आप कोर्ट नहीं जाओगे? बता दो। जाएंगे, न्याय व्यवस्था में भी थोड़ा सुधार लाया जाए। नहीं फिर मतलब आप अभी तो आप बोल रहे हो आपको विश्वास नहीं है, कैश मिल गया मतलब तो मैं जवाब भी ना। हम सर जो है इससे कोई बहस नहीं करते, किसके यहाँ केस मिला किसके यहाँ, हम मुद्दे की बात करते हैं सर, कोई बात नहीं, ठीक है। हम इससे बहस करते हैं कि भाई जो हमारे साथ जो हुआ हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे और इसी से वो सरकार का काम है, कहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सबसे मेन बात यह है कि इसमें अगर रूलिंग जज को अगर वो जो है उसको पावर दे दी जाती तो बेहतर था।